नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है बिन ब्याह बाप और इसके 13 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 14वां और अंतिम पार्ट है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को पढ़ने के लिए नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है बिन ब्याह बाप के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप कंप्लीट कहानी को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। चलिए इस अंतिम पार्ट को शुरू करते हैं। शिल्पा की ओर इशारा करते हुए, यह मेरी बच्ची है शिल्पा। आज इसी ने मुझे एक जिम्मेदार इंसान बनाया है। शायद यह मेरे जीवन में ना आती तो मैं भी 2 जून की रोटी के लिए चंपा काकी का ही मोहताज रहता। वैसे तो मैं अभी भी हूँ। शिल्पा की परवरिश के लिए ही मैंने हाथ पैर मारने शुरू किए। इसमें इन सब लोगों का सहयोग रहा। ऐसा ना होता तो शिल्पा आज ना डॉक्टर बन पाती। पानी पीकर मैं, मौसी, घनश्याम, चंपा काकी और मेरे कुछ दोस्त सबके सब अनपढ़। वह स्कूल से आकर हमें अपने लिखे अक्षर सिखाती तो दिखाती तो हम सब एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते। हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। उस समय अपनी दादी पर बहुत गुस्सा आता कि क्यों लाड़ प्यार में मुझे बिगाड़ा, क्यों स्कूल नहीं भेजा। शिल्पा अपनी पोयम की बुक हमें दिखाती और हमसे कहती मुझे याद करना है, तो हम सब एक दूसरे को देखते और रोते। वह तो मेरी बच्ची बहुत समझदार थी जो स्कूल में ही सब याद कर लेती। फिर मेरी बहन पुष्पा हमारी ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण बनकर आई और उसने शिल्पा के मन में ज्ञान की एक लो जलाई, जिससे कि रोशनी में मेरी बच्ची आज डॉक्टर बन पाई। आश्रम में रहने वाले सभी बच्चों को भी मैंने पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। चाहे खाना अच्छा नहीं मिला लेकिन पढ़ाई सबको उपलब्ध करवाई, यहाँ तक कि बड़ों को बूढ़ों को भी। मैं, घनश्याम, चंपा काकी, मौसी, आश्रम में रहने वाले सभी लोग, चाहे वे किसी भी उम्र के रहे हों, सब में शिक्षा की अलख जगाई। पुष्पा रात को हम सबको पढ़ाती थी। धीरे धीरे गांव वाले भी हमारे साथ जुड़ने लगे। हम सब ने 10वीं कक्षा के पेपर शिल्पा के साथ ही दिए थे। ईश्वर ने हर समय हमारा साथ दिया। आप सब महानुभाव हमसे जुड़ते गए और आज जो कुछ भी हैं सब आपके सामने है। इस संस्था में रहने वाले सभी लोगों का शायद छत भले ही मैंने दी, लेकिन काम और पढ़ाई उन्होंने खुद ही की। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैं इन्हें नहीं अपितु ये मुझे पालते हैं। हाँ, पढ़ाई के प्रति जो इनमें लगाव हुआ वह सब पुष्पा और उसके पति का अथक प्रयास ही था। अथक प्रयास का ही परिणाम है। आज हमारे संस्थान के कई बच्चे बहुत अच्छी जॉब पर हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत से बच्चे हमारे ही संस्थान के हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। आप सब लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा संस्थान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दयानंद जी को सबने कंधों पर उठाकर चारों ओर घुमाया। आज पूरा संस्थान ज्ञान की रोशनी में जगमगा रहा था। शिल्पा एमबीबीएस में टॉपर रही। फिर उसे न जाने क्या धुन सवार हुई कि सिविल सर्विसेज की ओर उसका रुझान हुआ। उसने अपने पापा से यह इस बारे में बात की तो वो बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा, करना चाहती हो करो बेशक। शिल्पा जुट गई सिविल सर्विसेज की तैयारी में। बहुत कड़ी मेहनत कर उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लिया। दयानंद जी को अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिल्पा ने इतनी कठिन परीक्षा को पहली बार में ही क्वालिफाई कर लिया है। वे आज बच्चों की तरह ही नाच रही थी। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कहता था कि वो इतने बड़े संस्थान के मालिक हैं। शिल्पा के आईएएस अधिकारी बनने की खुशी में पूरे इलाके में मिठाइयाँ बांटी गई। संस्थान का हर बच्चा शिल्पा दीदी की तरह बनना चाहता था। शिल्पा की पहली ज्वाइनिंग सौरभ के होम टाउन में थी। वहाँ मिनरल माफियाओं का बड़ा आतंक था। वह कोई भी अधिकारी नहीं टिक पाता था, लेकिन शिल्पा ने बहुत ही परेशानियों को झेलते हुए माफियाओं के आतंक से इस पूरे के पूरे इलाके को मुक्त करवाया। इसके बाद तो शिल्पा एक ईमानदार, निडर, इंटेलिजेंट अधिकारी के रूप में जानी जाने लगी। सौरभ की मम्मी तक भी शिल्पा की कामयाबी के खबरें पहुंचती रहती थी। जब वे शिल्पा के घर अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंची थी, तब से वे शिल्पा से प्रभावित थी। इस बार अस्पताल में एक नई यूनिट खोलने के सिलसिले में सौरभ की मम्मी शिल्पा के घर गई थी। शिल्पा भी उन दिनों घर पर ही थी। नई यूनिट के उद्घाटन के लिए सौरभ का पूरा परिवार भी आमंत्रित था। शिल्पा बहुत ही सलीके से सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी। सौरभ की मम्मी बहुत ही गंभीर होकर शिल्पा को सभी कार्य करते हुए देख रही थी। शिल्पा के पापा छोटी से छोटी बात के लिए भी शिल्पा को पूछ रहे थे। वे एक हफ्ते तक शिल्पा के घर पर रही। पहली बार तो वे वहां आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पापा और सौरभ के बहुत कहने पर वहां जाने के लिए राजी हुई।
किंतु शिल्पा के घर परिवार संस्थान के सदस्यों से मिलकर दयानंद जी के जीवन की कहानियां जानने के बाद उसकी ज़िंदगी के प्रति नज़रिया ही बदल गया। अब तो वे अक्सर ही 4-6 महीने में अस्पताल का एक चक्कर लगा जाती। इस बार तो वह हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रही थी और ख़ासकर शिल्पा को। शिल्पा बहुत ही सभ्य तरीके से सबसे बातें करती, हर काम में उसे दक्षता हासिल थी। उसको देखकर सौरभ की मम्मी को बार-बार एक ही ख्याल आ रहा था कि काश शिल्पा सौरभ की जीवन संगिनी बन जाए। लेकिन वह कह नहीं पा रही थी। फिर भी वह शिल्पा की हर हरकत पर नज़र रखे हुए थी। उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ लेना चाहती थी। उन्हें अपने शिल्पा के प्रति अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह तो उनकी बेटी की मदद ही कर रही थी। इतने सालों का व्यवहार एकदम से तो बदल नहीं सकता, इसलिए अपनी मन की बात किसी से कह भी नहीं पा रही थी। सभी ने महसूस किया उनके व्यवहार में जो बदलाव आया। खासकर उनके परिवार वालों ने। सौम्या के नाना जी तो जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बना देते जिससे उनकी बेटी शिल्पा के सभी गुणों से परिचित हो और उसे प्यार से अपने घर की लक्ष्मी बना ले। इसमें वह कामयाब भी रहे। एक दिन सौरभ की मम्मी उसको बुलाकर बोली, सौरभ, शिल्पा आपको कैसी लगती है? सौरभ तो हाथ पैर फूल गए कि कहीं माँ उसके रिश्ते का सच पता तो नहीं चल गया। वह खुद को संयत करते हुए लापरवाही से बोला, कुछ कहा माँ आपने? माँ, मैं पूछ रही हूँ कि शिल्पा आपको कैसी लगती है? सौरभ, कैसी लगती है मतलब? माँ, अरे मेरा मतलब है दिखने में कैसी है? सौरभ, कुछ खास नहीं, ठीक ही है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? माँ, ठीक नहीं, बहुत सुंदर है। सौरभ, अच्छा। मन ही मन खुश होते हुए, ऐसा क्या है उसमें? मैंने तो कभी गौर नहीं किया। माँ, तो अब करो। वह केवल दिखने में ही सुंदर नहीं, बल्कि उसमें वो सभी गुण हैं जो मुझे मेरी बहू में चाहिए। उससे दोस्ती करो और जानो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। सौरभ का मन कर रहा था कि जोर जोर से सारे जहां को बता दे, मगर शिल्पा और अपने रिश्ते के सच को लेकर भेद खुलने के डर से बोला ही बना रहा। वह माँ से बोला, माँ, शिल्पा तो गांव के माहौल में पली बड़ी है, हो सकता है वह हमारे घर के अनुसार न ढल सके। माँ, सौरभ, तुम यह किस आधार पर कह रहे हो? सौरभ, आप ही तो कहते हो कि परवरिश का बहुत प्रभाव पड़ता है। हो सकता है वह डॉक्टर बहुत अच्छी हो, लेकिन एक इंसान के रूप में वह बहुत साधारण हो। फिर हमारी हाई फाई सोसाइटी में वह तालमेल ना बिठा पाए। तब उन दोनों माँ बेटों का वार्तालाप सौरभ के नाना नानी, शिल्पा के नाना नानी, सौम्या, संजू, पुष्पा बगल वाले कमरे में सब सुन रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था सौरभ पर कि वह अपनी माँ की बात चुपचाप क्यों नहीं मान ले रहा। उसकी माँ को जरा भी शक हुआ तो सारे किरे किराए पर पानी फिर जाएगा। सौरभ के नाना जी का बस चलता तो वो सौरभ को वहां से घसीट कर बाहर ले आते, मगर मजबूर थे। उनकी हिटलर बेटी जो वहीं पर थी। सौरभ की मम्मी ने सौरभ के कान पकड़ उसे बाहर खींचा और जल्दी से बगल का दरवाज़ा खोला, जिसमें से कान लगाकर सब उन दोनों माँ बेटों की बातें सुन रहे थे। यह सब इतने अचानक हुआ कि सब हड़बड़ा गए। नाना जी ने तो माथा ही पीट लिया। सब घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे। सौरभ के नाना जी ने कहा, बेटी, हम तो सोच रहे थे कि तुम शिल्पा और सौरभ की शादी की बात कर रही हो, तो हमें यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए सुन रहे थे। सौरभ की मम्मी, हाँ, तो मैं अपने बेटे से कुछ भी बात करूं, आप सब लोग क्यों हमारी बातें सुन रहे थे? नाना जी, ये तो मजाक कर रही थी या ये सब सच है? सौरभ की माँ, यह सब मजाक नहीं है पापा, मैं सचमुच शिल्पा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। फिर वे जोर से हंसने लगी। सब डर गए। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। सौरभ की मम्मी हंसते हुए बोली, क्या बात है, आप सब खामोश क्यों हो गए? कोई कुछ नहीं बोला। सब इधर उधर बगले झांकने लगे। माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। सौरभ के नाना जी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी दयानंद जी जैसे सज्जन इंसान के बारे में वह कुछ गलत बात करे। सौरभ की मम्मी अपने पिता को द्विधा को खूब भांप रही थी। वह हंसते हुए बोली, पापा, डर गए ना आप सब? मैंने जरा सा बुद्धू बनाया आप लोगों को, तो मुझे इतने सालों से बुद्धू बना रहे थे सब, वो कुछ नहीं। मेरे पापा मुझे अभी भी छोटी बच्ची समझते हैं। आप सब लोग जो कुछ भी कर रहे थे मुझे सब खबर है। आपने मुझे बुद्धू बनाया तो मैं इतना भी मजाक नहीं कर सकती। उन्होंने शिल्पा को अपने पास बुलाया और अपने गले से लगा लिया। शिल्पा जैसी लड़की मेरे घर आएगी तो मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा? उन्होंने आगे बढ़कर दयानंद जी से शिल्पा का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया। दयानंद जी भी आज बहुत खुश थे।
शिल्पा और सौम्या की शादी दोनों परिवारों की सहमति से धूमधाम से संपन्न हुई। दयानंद जी बहुत खुश थे कि शिल्पा को उसका मनपसंद लड़का और घर परिवार दोनों मिल गए। शिल्पा गांव के अस्पताल में ही अपनी सेवाएं देने लगी। वह इस पूरे इलाके के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगी थी। इस वक्त अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत थी। गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता, लेकिन जो संपन्न लोग थे उनका पैसा लेकर ही इलाज होता था, ताकि डॉक्टर्स की फीस, अस्पताल का रखरखाव, महंगी मशीनों इत्यादि का खर्चा वहन हो सके। अस्पताल की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सौम्या और संजू भी ज़रूरत पड़ने पर अपनी सेवाएं अस्पताल को देती रहती थी। उन दोनों की भी शादी हो चुकी थी। घनश्याम जी के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। वे भी संस्थान के कार्यों में अपना हाथ बटाते। इस बार दयानंद जी शिल्पा से कहा कि वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। घनश्याम जी, चंपा काकी, दयानंद जी, पुष्पा और उसका पति सभी श्री बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तीर्थ यात्रा पूरी कर वे लौट रहे थे कि अचानक उनके आगे चल रही बस का ब्रेक फेल होने के कारण बस अलकनंदा नदी में गिर गई। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। बस का खाई में गिरते समय दरवाज़ा खुल गया तो लोग छिटक कर बाहर निकल गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। आगे पीछे चलने वाले सभी वाहन रुक गए। सभी मदद के लिए आगे आए, लेकिन गहरी खाई होने के कारण मदद करना आसान न था। दयानंद जी और घनश्याम जी, पुष्पा का पति, सभी बहुत मुश्किल से कुछ लोगों को बचाने में वे कामयाब हो पाए। पूरी बस अलकनंदा नदी में समा गई थी। कितने ही लोगों की जान जा चुकी थी। रेस्क्यू दल अभी पहुंचा नहीं था। इतने में घनश्याम जी की नज़र नीचे खाई में पड़ी, जहां एक लड़का पेड़ के तने से लटका हुआ था। सब लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। लोगों को बचाने में घनश्याम जी काफ़ी घायल हो चुके थे। दयानंद जी ने उन्हें वहाँ जाने से रोक दिया और खुद नीचे खाई में उतरने लगे। पुष्पा और चंपा ने बहुत मना किया कि वह खाई तक पहुँचना अपनी जान जोखिम में डालना है, लेकिन वे नहीं माने। बहुत मुश्किल से वो बच्चे तक पहुँचे। पहुँच तो गए, मगर बच्चे को बचाने के चक्कर में उनका पैर फिसला और वो सीधे खाई में गिर पड़े, जहाँ तुरंत ही उनकी मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने उनकी बॉडी को दूसरे दिन जाकर उस खाई से निकाला, लेकिन जाते जाते भी वह 10 लोगों की जान बचाने में कामयाब हो गए। आते आते कुछ भी नहीं बचा था। पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। एक धर्मात्मा इंसान यूं अचानक चला गया। शिल्पा का तो रो रो कर बुरा हाल था। दयानंद जी के आश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो सारा संस्थान अनाथ हो गया हो। हर छोटे बड़े की आंखों में आंसू थे। आज उनका मसीहा उन्हें अनाथ करके चला गया था। घनश्याम जी तो बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती थे। बहुत मुश्किल से अंतिम संस्कार में शामिल हो पाए। दयानंद जी की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा था, जैसे कोई वीर जवान शहीद हुआ हो। दयानंद जी की संस्थान में ही नहीं, अपितु पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा था। एक पुण्यात्मा मरते मरते भी लोगों को जीवन देकर चला गया। सारे संस्थान के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की आंखों में आंसू थे। दयानंद जी का पूरा जीवन दूसरों की सेवा में ही बीता और मरते दम तक भी दूसरों का जीवन बचाने में ही अपने आप को बलिदान कर दिया। सेवा ही उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म था। ऐसे पुण्यात्मा कभी कभी ही जन्म लेती है। उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। विधायक, नेता, पूरा इलाका, संस्थान के सभी लोग उनके दर्शन के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सभी की आंखें नम थी। शिल्पा तो बार बार बेहोश हो जा रही थी। सौरभ ने भी बहुत मुश्किल से उसे संभाल रखा था। शिल्पा को संजू ने बहुत समझाया कि शिल्पा, खुद को संभालो, तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो अंकल की आत्मा भी तो दुखी होगी। सौरभ भी सब संभाल रहा था। शिल्पा उस समय डीएम थी, तो सरकारी तंत्र भी बढ़ चढ़कर अंत्येष्टि में शामिल हो रहा था। शिल्पा को पापा की बात रह रह कर याद आ रही थी। वे कहते थे, मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि डीएम साहब के पापा हैं। मैं अब अपनी बिटिया के नाम से पहचाना जाता हूँ और मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। घनश्याम जी और दयानंद जी ने में अक्सर झड़प हो जाती शिल्पा को लेकर कि शिल्पा मेरी बेटी है। दयानंद जी कहते कि वह मेरी बेटी है। शिल्पा ही उन दोनों का झगड़ा सुलझाती। चंपा काकी तो दोनों की लड़ाई में माथा पीट लेती। वे दोनों पुष्पा से बहुत डरते थे। पुष्पा जैसे ही घर में घुसी, वो किताब लेकर बैठ जाते। शिल्पा की आंखों के सामने उसका पूरा बचपन घूमने लगता। अपने पापा को उसने शायद ही कभी गुस्से में देखा हो। जहाँ भी जाते उसे कंधे पर बिठाकर हर जगह ले जाते। दयानंद जी की मौसी उन्हें बहुत डांटती, छोरी को बिगाड़ देगा, उसे अपने पैरों पर चलने दे। दयानंद जी कहते, अरे मौसी, मेरी बच्ची तो मेरा नाम रोशन करेगी। मौसी गुस्से में कहती,
जब वह को धरती पर धरेगा तभी तो वह कुछ कर पाएगी, या तुम्हारे कंधे पर ही तीर तलवार चलाएगी। लड़की जात है, थोड़ा उसे कामकाज भी करने दिया कर। शिल्पा सौम्या ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह अतीत से वापस लौट आई। उसकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बह रही थी। शिल्पा और सौम्या वैसे तो रिश्ते में ननद भाभी थी, लेकिन उससे पहले वे पक्की सहेलियां भी थी। सौम्या उसके लिए खाना लाई। वह उसकी आंखों में आंसू पोंछते हुए उसे खाना खाने को बोली। मन न होते हुए भी शिल्पा ने 2 निवाले मुंह में डाले और फिर फपक फपक कर रो पड़ी। वह जब भी घर में होती, पहला निवाला दयानंद जी ही उसे खिलाया करते थे। शिल्पा बिल्कुल बेबस नजर आ रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा अब उसके पास नहीं है। शिल्पा की सास उसको ढूंढते हुए वहां आई तो शिल्पा को देख उसकी भी आंखें भर आई। वह बहुत मुश्किल से शिल्पा को अपने कमरे से बाहर औरों के बीच ला पाई। प्रकृति का एक नियम है कि जो यहाँ आया है, एक ना एक दिन उसे जाना ही है। अपनों के जाने का सबको दुख होता है, लेकिन फिर भी वही इस बिछोह को सहन करना भी सीखता है। शिल्पा भी इस सच को स्वीकार कर चुकी थी। दयानंद जी को गए पूरा 1 महीना हो गया था। सभी कार्य फिर से सुचारू रूप से चल रहे थे, लेकिन दयानंद जी की कमी सभी को खलती। घनश्याम जी तो किसी से बात नहीं करते, घंटों दयानंद जी की तस्वीर को निहारते रहते और कहते, दयानंद, तुझे हर चीज में आगे रहना जरूरी था क्या? मुझसे पूरे 2 साल छोटा था और मुझसे पहले चला गया। यह भी नहीं सोचा कि तेरे बिना हम सबका क्या होगा। शिल्पा भी अपनी जॉब पर वापस चली गई थी। एक दिन चुनाव की व्यवस्था देखने गई थी कि चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि वह माँ बनने वाली है। यह खुशखबरी सुनकर सभी घर वालों में खुशी की लहर दौड़ आई। पिछले 1 साल में जब से दयानंद जी सबको छोड़कर गए हैं, मानो सब हंसना ही भूल गए थे। शिल्पा माँ बनने वाली है, इस खबर ने सबके चेहरों पर मुस्कान ला दी। शिल्पा सोच रही थी कि काश मेरी कोख में जो मेरा बच्चा है वह मेरे पिता का ही स्वरूप हो। घनश्याम जी ने इस खुशी के अवसर पर सारे संस्थान में मिठाई बांटी। दयानंद जी को सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों की जान बचाने के लिए सरकार की ओर से सम्मान पत्र और उनके संस्थान में उनकी आदमकद मूर्ति की स्थापना उनकी पुण्यतिथि के दिन करने का प्रबंध किया गया। आज दयानंद जी की पुण्यतिथि पर इसी की तैयारियां चल रही थी। शिल्पा, सौरभ, घनश्याम जी, चंपा काकी, पुष्पा, उसका पति, सौरभ का पूरा परिवार, सौम्या के नाना नानी, पूरा संस्थान इसी कार्यक्रम की तैयारी में जुटा था। सब मौजूद थे सिवाय उस महात्मा के जिसके सानिध्य में अनाथों को कभी अपने अनाथ होने का भान तक नहीं होने दिया। वह उन सबका पिता था जिनकी छत्र छाया में रहकर हर कोई महफूज था। वह था हमारा बिन ब्याहा बाप दयानंद जी। वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे अपने प्यारे पिता की मीठी यादों के। पूरे 9 महीने बाद शिल्पा ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया जो बिल्कुल अपने नाना जी की शक्ल का था। तो दोस्तों, ये थी कहानी। कमेंट करके बताइएगा कि कंप्लीट कहानी आपको कैसी लगी। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। कहानी यदि पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।